हमारे पास पोजीशन वेक्टर। बेटा ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को या लोकेशन को बताए ओरिजिन के लिहाज से, उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। यानी आप कहेंगे अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब्स द location of a point with respect to origin, इसको हम कहेंगे जी पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, मैथमेटिकली हम इसे ड्रॉ करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक हमारे पास वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ठीक है जी, दो एक्सिस, इसको कहते हैं प्लेन। आप इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लेंगे प्लेन है। इसको कार्टीजियन प्लेन भी कहते हैं, कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है जी, इसमें यानी इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। जहां पर दोनों पॉइंट्स आपस में मीट करते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन, कहते हैं ओरिजिन। अच्छा जी, तो यहां पर हमने किसी एक पॉइंट को ले लिया किसी भी पोजीशन पे। लेट्स सपोज हमने कहा जी ये वो पॉइंट है, इसको हमने ओरिजिन के लिहाज से मेजर करना है। तो ये आ गया जी ओरिजिन, तो ये आ गया पॉइंट पी। पी को ओरिजिन के लिहाज से लेंगे तो इसको कहेंगे ओपी विच इज इक्वल टू आर। व्हाट इज आर? आर इज द पोजीशन वेक्टर। तो इसके कंपोनेंट्स अगर हम लें तो इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक है अलोंग एक्स एक्सिस, इसको मैंने कह दिया ए, पोजीशन वेक्टर इसका आई है, एक है बी, ये अलोंग जेड वाई एक्सिस है, तो इसका पोजीशन वेक्टर जे होगा। तो हम इसे लिख लेते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। अब हमने लेनी है इसकी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का एक फार्मूला आपने याद कर लेना है। आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अच्छा जी, तो दूसरा पॉइंट है इसका यूनिट वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और इसकी डायरेक्शन जो है वो गिवन होती है। यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो दो एक्सिस में हो सकती है, तीन एक्सिस में से किसी एक में हो सकती है, तीनों में से इनके दरमियान भी हो सकती है। अच्छा जी, तो हम कहते हैं यूनिट वेक्टर अ वेक्टर that has one magnitude and given direction। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड एक हो और डायरेक्शन जो है वो गिवन हो, यानी बताई गई हो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो सकती है, वाई के, जेड के, या तीनों में से किसी दो के दरमियान या तीनों के दरमियान किसी जगह पर मौजूद हो सकती है। यानी अगर हम इसको ड्रा करते हैं प्लेन के ऊपर तो हम कहेंगे जी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये प्लेन में दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस। तो थर्ड एक्सिस इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस है, जिसको हम इसके ऊपर ड्रा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर हम इसको डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और थर्ड वन जो है वो उसका जेड एक्सिस है। इसको बेटा आप ऐसे देख सकते हैं कि ये अगर ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करी और ये वाली लाइन जो है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारे पास दो एक्सिस हैं, ये किसी भी पोजीशन पे हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये होंगे दो एक्सिस। जब हमने थर्ड एक्सिस की बात करनी है तो ये बेटा आ गया हमारे पास जेड एक्सिस, और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो इसको हम देख सकते हैं ऐसे भी। अब ये जो रेड वाला जेड एक्सिस जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं वो जो है ये परपेंडिकुलर है। जब हम इसको प्लेन में लिखेंगे तो हम इसको ड्रा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और रेड वाला जेड एक्सिस है, जिसको मैंने ऐसे ड्रा कर दिया है पिक्चर के ऊपर, लेकिन हम इसको ड्रा नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास तीन एक्सिस हैं। यूनिट वेक्टर जो है वो इन तीनों में से किसी एक एक्सिस में हो सकता है।
तीनों एक्सिस के दरमियान में कहीं हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। यानी हम उसे कैसे मैथमेटिकली हम उसे कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली अगर हमने ड्राइव करना है यूनिट वेक्टर को, तो हम कहेंगे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू दी वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। यानी अगर कोई वेक्टर 5 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसे 5 पे डिवाइड कर देंगे 5 मीटर पे, तो बेटा उसकी जो है वो डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि बेटा यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, यानी फोर्स का भी सेम यूनिट वेक्टर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का भी सेम यूनिट वेक्टर हो सकता है। यानी जो फोर्स का यूनिट वेक्टर है वही डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर हो सकता है अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड 1 हो तो। ठीक है जी। लेकिन हमने ये पढ़ा है जब हम फोर्स की बात करते हैं तो उसका जो यूनिट है वो न्यूटन होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। लेकिन जब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तब हम फोर्स एक और फिजिकल क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक और फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन जब हम इसका यूनिट वेक्टर लेंगे तो यूनिट वेक्टर दोनों का सेम हो सकता है, बिकॉज यूनिट वेक्टर जो है वो यूनिट को या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करता। सिंपल ये यूज होता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम इसे कह सकते हैं यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ओनली। इसका मतलब यह है कि यूनिट वेक्टर जो है उसे हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो फोर्स है, चाहे वो जो है वो टॉर्क है, चाहे वो बेटा हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वेलोसिटी है, चाहे एक्सेलरेशन है। इन सब की जो डायरेक्शन है उसके लिए हम सेम यूनिट वेक्टर इन सब का हो सकता है। लेकिन बेटा इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट होती है, यानी ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके सेम यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा जी, तो यूनिट वेक्टर्स फिर कौन से हैं? तो हमारे पास बेटा स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ 3 किस्म के यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं जो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर है एंड के यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आई, जे एंड के आर यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis respectively। तो i जो है वो along x axis होगा तो हम इसको कह सकते हैं i यूनिट वेक्टर। j along y axis होगा और k जो है वो along z axis होगा। इनकी मैग्नीट्यूड 1 होगी और ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं उनमें, तो यानी हम इसकी डेफिनेशन में जाए तो हम कहेंगे कंपोनेंट्स आर दी इफेक्टिव वैल्यूज of a vector in given directions। कंपोनेंट किसी भी वेक्टर की जो है वो इफेक्टिव वैल्यूज होती हैं उस वेक्टर की दी हुई डायरेक्शंस। दी हुई डायरेक्शंस कौन सी होंगी? यूनिट वेक्टर जिन डायरेक्शंस को देगा, यानी वो एक्स एक्सिस में हो सकता है, वो वाई एक्सिस में हो सकता है, वो जी एक्सिस में हो सकता है। यानी हम यहां पे सिर्फ प्लेन की बात करें तो प्लेन में हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस है। तो हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर की। इट मींस अगर कोई हमारे पास वेक्टर है, हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, बी या सी, कोई एक वेक्टर है हमारे पास। सपोज वी हैव अ वेक्टर ए। तो इसके बेटा 2 कंपोनेंट्स जो हैं वो
बन रहे हैं। नंबर 1, यहां से हमने परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये वाला 2 कंपोनेंट इसके बन गए। एक हॉरिजॉन्टल है उसे ax कह दिया, एक हॉरिजॉन्टल है उसे ax कह दिया, एक वर्टिकल है उसे ay कह दिया। तो ax को हम जो है वो लिखेंगे ax इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा। असल में हमने इसको यहां से लिया है, अगर ये हमारे पास एंगल थीटा है तो ये बनता है परपेंडिकुलर, ये बनता है बेस, और ये वाला बनता है हाइपोटेनियस। हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो ले रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड में जब हम बात करते हैं कॉज ऑफ थीटा की, तो कॉज ऑफ थीटा बेटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास है ax और हाइपोटेनियस है a, तो हम इसे लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू ax ओवर a बेटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ax इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह इसका जो y कंपोनेंट है ay, वो इक्वल आएगा a साइन ऑफ थीटा, बिल्कुल यहां से ऐसे। तो साइन ऑफ थीटा ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस या हाइपोटेनियस जो भी आप कहना चाहिए। साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास है ए वाई और हाइपोटेनियस सिंपल ए है हमारे पास, तो ए इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। तो ए वाई इक्वल्स आ गया हमारे पास ए साइन ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई हमारे पास। Whereas ax and ay are the x and y components of vector A। ये